अस्सलाम वालेकुम FTV के व्यूवर्स, कैसे मिजाज हैं। सच कहानी 30 के साथ हाज़िर हूँ। माज़रत चाहता हूँ कल की शाया नहीं कर सका, थोड़ा सा परेशानी में था, कोई घर के किसी मसले में बिज़ी हो गया, बस ठीक हो गया। चलते आगे। दुआ में याद रखिएगा, आप जहाँ भी रहो, जैसे भी रहो, खुशहाल रहो, अल्लाह पाक आपको सदा सलामत रखे। जब मैंने साधु की कुटिया को बर्बाद कर दिया और साधु से सारी ताकतें वगैरह मैंने छीन ली, तो उसके बाद मुझे ज़ाहिर बात है वहाँ से जाना था। मैं वहाँ से हवा में तैरता हुआ कब्रिस्तान आ गया। शेरा और वो छोटे कद की मखलूक, मतलब वो भी जिन्नात थी, लेकिन चूँकि छोटे कद की थी और हमारे कबीले से नहीं थी, वो उसके साथ ही थी। शेरा उसको लेके बैठा हुआ था और मैंने उसे खुशखबरी सुनाई कि तुम आज़ाद हो चुके। तो उसने कहा मुझे पता चल गया, मैं आज़ाद हो गई, उसके लिए मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। मैंने शेरा से कहा कि अब हमें नीचे उतरना चाहिए, पता चलना चाहिए कि काशी की क्या सूरत हाल है, फ़ैसल का चिला पूरा हुआ है कि नहीं हुआ, ताकि उसे आज़ाद किया जा सके इस परेशानी में से, जिस परेशानी में वो एक इंसान काफ़ी दिनों से मुब्तला था और एक नाजायज़ गुनाह की जो है ना वो सज़ा भुगत रहा था। बात नाजायज़ तो जायज़ की तो नहीं थी, बात तो थी कि उसने एक गलती की थी और उसका खुमियाजा तो उसे भुगतना ही था। मुझे इंसानों की दुनिया में ज़ाहिर बात है आए हुए थोड़ा अर्सा हो चुका था और मैं यहाँ काफ़ी चीज़ों को देख चुका था और समझ भी चुका था, और मुझे इंसान के रवैये ने बहुत ज़्यादा दुखी भी किया हुआ था कि एक आम सी मखलूक है जिसको अल्लाह पाक ने इतना अच्छा दिमाग दिया, इतनी अच्छी चीज़ें दी हैं, लेकिन ये मखलूक अपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने दिल की तमन्ना पूरी करने के लिए क्या से क्या कर गुज़रती है। एक दूसरे को धोखा देती है, एक दूसरे को झूठ बोलती है, एक दूसरे को नुकसान देती है। एक मतलब बस मैं बड़ा उदास था, लेकिन काशी की वजह से मैं इस जगह ठहरा हुआ था और मैं चाहता था कि काशी भी अपने काम जो पूरे करना चाहता है कर ले और मेरी सज़ा भी ख़त्म हो तो मैं वापस चला जाऊँगा। यही सोचते हुए जब मैं कब्रिस्तान में उतर गया, नीचे देखा मैंने चिलागाह में खामोशी थी। फ़ैसल बड़े सुकून से बैठा हुआ था, चिला कर रहा था। मैंने काशी को ढूंढा, ज़ाहिर बात है सामने ही था। उसको मैंने कहा कि काशी इसका चिला पूरा हो चुका है, तो इसको उठाएं या नहीं उठाएं, इसको वो अपनी इख्तितामी दुआ करे, उसके बाद जो उसने दुआ मांगनी है वो दुआ मांगे। और बस इसके पास से इतनी सी तासीर आ चुकी है कि ये अपना अब दिफा कर सकता है। पीछे इसको मैंने जान छुड़वा दी है। तो ये कहते हुए मैंने काशी इतनी देर में चलता हुआ चिलागाह के पास है और उसने फ़ैसल को आवाज़ दी कि फ़ैसल तुम्हारा चिला पूरा हो चुका है, अज़ानें हो रही हैं, तो मुबारक हो तुम्हें आज़ादी। फ़ैसल चिलागाह में से बाहर आ गया। उसके चेहरे पे एक इत्मीनान था, एक सुकून था, जिसे देख के मुझे भी दिली खुशी हुई। शेरा मेरे साथ था, उसकी वो मखलूक भी उसके साथ थी। दूसरी उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम हमने खुद रखा था, क्योंकि वो चूँकि कैद में थी तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो गया था, मैं कैसे पकड़ी गई थी। खैर उनका तो पूरा कबीला ही चूँकि शेरा ने उड़ा दिया था, तो शेरा को तो वो अपना दुश्मन भी समझती थी, लेकिन फिर भी दोनों में नोक झोंक लगी थी। वो कह रहे थे कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो उसने कहा तुम कहाँ जाना चाहती, तुम्हारा कबीला तो मैं 7 समुंदर पार फेंक आए हूँ, वहाँ फेंक दूँ तुम्हें भी। तो उसने कहा कि नहीं नहीं मुझे नहीं जाना। तो जब उसकी ये बात मैंने सुनी तो मैंने कहा तुम क्या चाहती हो, कि तुम्हें कहाँ भेजे। उसने कहा कि हम पहाड़ों के दरमियान में एक जगह थी, वहाँ से एक चश्मे के किनारे हमारा कबीला आबाद था, तो वहाँ से ये जब इसके चिला शुरू किया तो उस चिले में हमारी एक जो कमज़ोरी थी, हर किसी की एक कमज़ोरी होती है, वो कमज़ोरी इनके हाथ आ गई, तो उसने पूरे कबीले को वहाँ से उठा लिया था। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है तुम यहीं पे रहो, और मैंने उसका नाम रख दिया मीना। मैंने उससे कहा तुम यहीं पे रहो, ठीक है, और तुम शेरा के साथ रहो। शेरा अगर तुमने कहीं जाना हो तो बस इसको साथ ही ले जाओ, मेरी तरफ से तुम दोनों आज़ाद हो। तो शेरा ने कहा कि नहीं तुम अकेले हो, तो बस जब तुम्हें हमारी ज़रूरत पड़े बुला लेना, ठीक है। ये कहते हुए वो दोनों एक तरफ को परवाज़ कर गए। मैंने कहा ठीक है, ज़ाहिर बात है रिश्ते बनते टूटते रहते हैं और जो ज़रूरत के वक्त काम आते हैं वही सबसे अहम रिश्ते होते हैं। फ़ैसल जब बाहर आया तो उसकी हालत देख के लगता था जैसे वो सदियों का बीमार है, उसके जिस्म की हड्डियां तक बाहर आ चुकी थी। हमने उसे कष्ट किया कि घर की तरफ छोड़ते हैं और उसके बाद हम काशी के घर की तरफ चलते हैं। वहीं पे हमने एक रास्ते में बाजमात नमाज अदा की और उसके घर की तरफ रवाना हो गए। फ़ैसल के घर पे एक अजीब तरह की उदासी छाई हुई थी, कि वीरानी सी थी। मैंने अपना ध्यान लगा के चेक किया तो इर्द-गिर्द फ़िल वक़्त कुछ भी नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी उनकी लौट के आ चुकी थी। जब फ़ैसल घर में दाखिल हुए, उसकी माँ को देखा, उस खातून की रो रो के आंखें बेहाल हो चुकी थी। जिसका जवान बेटा इस तरह किसी मुसीबत में पड़ गया, उसके पीछे क्या रह जाता है। खैर
इस वक्त तो सारा कुछ ठीक था और हम लौट के काशी के घर आ गए। यकीनन कहीं दोपहर का टाइम था, तो काशी ने मुझे कहा कि तुम हो आसपास? मैंने कहा हाँ, मैं इधर ही हूँ। मैंने कहाँ जाना है? तो मैं काशी ने कहा कि मुझे बुलावा आ रहा है एक जगह से, तो तुम चलोगे मेरे साथ? क्योंकि तुम्हारे बगैर तो मुझे तो नहीं कुछ चीज़ों का अंदाज़ा, मुझे कुछ करना है। तो मैंने कहा ठीक है, चलो चलते हैं। मैं काशी के साथ ही, काशी ने अपनी गाड़ी निकाली और साथ ही रवाना हो गए। जिस जगह हम लोग पहुँचे थे वो जगह एक गांव, गांव तो नहीं कहा जा सकता, शहर से थोड़ा सा हट के एक जगह थी। हम उसकी तरफ मुड़े तो एक कच्चा पक्का रास्ता था, साफ रास्ता था लेकिन था कच्चा पक्का सा। वहाँ से हम जाना शुरू हुए। गाड़ी चल रही थी, मैं उसके साथ ही बैठा हुआ था। मुझे उड़ने की ज़रूरत नहीं थी, ज़ाहिर बात है मैं काशी को लेकर उड़ नहीं सकता था। कुछ चीज़ों की इजाज़त हमें दी जाती है और कुछ चीज़ों की हमें इजाज़त नहीं दी जाती, तो हम भी अपनी इस जगह पे मजबूर होते हैं। बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि जिन्नात ने वो कर दिया, जिन्नात ने ऐसा करना था, उनसे पैसे मांग लेने थे। कुछ चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से भी हुक्म दिया जाता है और कुछ चीज़ों का हुक्म हमें अपने बड़ों की तरफ से मिलता है, तो हम पाबंद होते हैं कुछ चीज़ों के। अगर उससे हट के चीज़ें करें तो आपको पता है दुनिया में इतना नुकसान हो जाए, इतना नुकसान हो जाए कि आप सोच नहीं सकते। हदबंदियाँ खुदा ताला की तरफ से लगाई गई हैं, इसमें ना तो जिन्नात का कोई अमल दखल है और ना इंसानों का कोई अमल दखल है। ये ऊपर से जो हुक्म आते हैं हम उन्हीं की अताअत करते हैं। तो खैर उस रोड से दोनों तरफ खेत थे। तकरीबन 15-20 मिनट के बाद थोड़ी सी आबादी नज़र आना शुरू हुई, तो वहाँ पे रास्ते में ही एक बड़ी सी लगा लें फार्म हाउस टाइप था या हवेली टाइप थी। वहाँ पे काशी ने गाड़ी रोड से हटा के नीचे की तरफ मोड़ ली। यहाँ पे भी साइडों पे खेत थे, एक तरफ कोई जानवरों का बाड़ा टाइप बना हुआ था, 25-30 भैंसें बंधी हुई थी और कुछ वो थे। एक कुत्ते ने देख लिया गाड़ी की तरफ, तो वो कुत्ता बाज़ दफ़ा इंसानों को भी काटता है और बाज़ दफ़ा जब उसे गैर मरी मखलूक नज़र आती है तो उसको भी काटता है। तो मैं गाड़ी में से निकल गया, मैंने परवाज़ की और सामने जाके जो एक बड़ा सा दरख्त था उसके ऊपर जाकर बैठ गया। और कुत्ता जो तेज़ी से भौंकता हुआ वहशियों की तरह इधर आ रहा था, ज़ाहिर बात है उसको मैं नज़र आ गया था, लेकिन चूँकि मैं फिर निकल गया था तो उसने फिर गाड़ी की तरफ 2-4 दफ़ा भौंका और फिर साइड पे होकर बैठ गया। तो काशी नीचे उतरा तो उसको सामने किसी एक ज़िम्मेदार टाइप दिखने वाले बंदे ने पुरतपाक अंदाज में इस्तकबाल किया और बड़े उसको वालहाना अंदाज में मिलना शुरू किया और उसे साथ लेके जहाँ पे कुछ चारपाइयाँ बिछी हुई थी, उन चारपाइयों पे जाके बैठ गए। अब मैंने ध्यान लगा लिया क्योंकि मुझे ज़ाहिर बात है ध्यान लगाना था, उनकी बातें सुननी थी कि आखिर हुआ क्या है यहाँ पे, जिसके लिए काशी इमरजेंसी में यहाँ पे भागा आया। तो ज़िम्मेदार कहने लगा कि यार कुछ दिन हो गए हैं, और मतलब पहले जब चाय शाय होगी उनकी, आपस का खाना पीना हो गया, तो काशी ने पूछा कि बताइए इतनी क्या परेशानी होगी जो मुझे इतनी जल्दबाजी में बुलाया। तो उसने कहा कि मैंने आपको इसलिए बुलाया यार काशी, तुम्हें मैंने इसलिए तकलीफ़ दी है कि मैंने सुना है कि तुम कुछ यूट्यूब पे और टीवी शीवी पे कोई जिन्नात वाले प्रोग्राम करता है, कुछ चुड़ैलों वाले प्रोग्राम करता है। तो यहाँ पे एक किस्सा खुल चुका है, कुछ दिन हो गए हैं। हमारी एक मुलाज़िमा है, वो पिछले टाइम मतलब ना अगला टाइम होता है ना पिछला टाइम। अगला टाइम होता है 12 बजे से पहले, पिछला टाइम होता है 2-3 बजे के बाद का, तहज्जुद के बाद का। इस टाइम पे वो कुछ भी नहीं करती, बस यहाँ पे ना घूमती रहती है। मतलब ऐसे जैसे नींद में है और तेज़ तेज़ जैसे बंदा वॉक कर रहा होता है ना, लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट, राइट लेफ़्ट से राइट, इस तरह ना वो पूरे इधर डेरे पे घूमती है। उसकी वजह से कुछ मुलाज़मीन भी परेशान और उसके माँ बाप भी परेशान हैं और हम खुद भी परेशान हैं कि रात के पहर फिर हमें वो फ़ोन करते हैं, जी ये देखें जी फिर दौरा पड़ गया और आप आके इसको देखो। हम क्या देखें, हम यही कहते हैं कि पकड़ के बंद कर दो कमरे में। डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर कहते हैं कि जी ये कोई ज़हनी नफ्सियाती मसला है, और लेकिन शायद मैं इसको ज़हनी नफ्सियाती कहता और इसका कहीं पे इलाज वगैरह करवा रहे थे। अभी एक थोड़ा सा मसला ये बना है कि यहाँ पे लंबी लंबी टांगों वाले सफ़ेद, जिनके बिल्कुल सफ़ेद पाइप की तरह टांगे हैं, सफ़ेद पाइप की तरह उनके बाजू हैं और ऊपर उनके मुँह हैं बने हुए, कार्टून की तरह वो दिखते हैं और जैसे इधर से उधर वो चलते हुए नज़र आते हैं। और जैसे ही किसी को नज़र आते हैं ना, वो घबरा के जब उठता है तो वो गायब हो जाते हैं। तो कोई किसी को लेके आ या ख़ुद देख ले कि यहाँ पे क्या मसला है क्या मसला नहीं है। तो मैंने कहा कि मतलब काशी ने कहा कि ठीक है देख लेते हैं।
कोई मसला नहीं है, मुझे रुकना पड़ेगा तो मैं रुक जाऊँगा यहाँ पे, लेकिन हदिया लगेगा। काशी की इस बात है मैं एकदम चौंका कि ये क्या हदियों वाला बाबा बन गया। तो उसने कहा तो उसके दोस्त ने कहा कि कोई मसला नहीं है, हदिया तो हम आपको दे देंगे, हदिये की खैर है, लेकिन हमारा ये मसला हल होना चाहिए। तो काशी ने कहा अच्छा चले मसला हल कर लेते हैं। ये कह के महफिल उन्होंने बर्खास्त कर दी। ज़िम्मेदार अपनी गाड़ी में बैठा, वो उधर को निकल गया। मिज़ारे जो है ना वो भी उठ के, एक दो बैठे रहे, बाकी उठ गए। मैंने काशी से कहा कि इनको भी उठा दो, मैंने तुमसे बात करनी है। मैंने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो मुझे कुछ ज़ाहिर बात है अपनी आबादी तो नज़र आ रही थी, थोड़े फासले पे बैठे हुए थे मेरी आबादी वाले भी। एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ कि आप लोग अगर किसी जगह पे बैठे होते हैं, भले वो कोई वीराने वाली जगह हो या कोई गांव देहात वाली जगह पे आप बैठे होते हैं ना, तो आपको कुछ वैसे वहम हो, या तो वो सब सरसब्ज और घना दरख्त होगा या बिल्कुल सूखा हुआ दरख्त होगा, ठीक है, या ऐसी जगह जहाँ पे आप एकदम से इन हो और आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाए ना, उस जगह से आप थोड़ा सा अवॉइड कर दिया करें। क्योंकि आप जब मुस्तकिल टिकटिकी बांधे एक जगह को देखते हैं और अगर वहाँ पे कुछ असरात हुए तो यकीनन वो आपके पीछे 100% नहीं तो 80% लाजमी पड़ेंगे। क्योंकि वो यही समझेंगे कि आप उनको क्यों देख रहे हैं। आपको तो ये लगेगा आप खाली जगह को देख रहे हैं, लेकिन उनको लगेगा कि आप उनको देख रहे हैं। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको थोड़ा सा भी दिल कहे ना कि इस साइड पे नहीं जाना तो साइड पे नहीं जाए। वो इशारे होते हैं, आप अपने आप को फंसा सकते हैं ऐसे वो करके। तो मैंने खैर बैठे बैठे नज़र दौड़ाई तो मुझे इर्द गिर्द अपने कबीले नज़र आना शुरू हो गए कि बैठे हुए हैं। अच्छा, इसमें डिफरेंट किस्म के कबाइल होते हैं, छोटे कद के बाज होते हैं, वो दरख्तों पे रह रहे होते हैं, वो आबादी में भी रह रहे होते हैं, लेकिन वो इंसानों में रचे बसे होते हैं। उनको इंसानों की आदतों का पता होता है, वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाते। एक होते हैं आप घर में बैठे हो और आपको घर में साया नज़र आए और उस साए का सर ना हो, वो भी इंसानों में रहने वाले होते हैं। मतलब जैसे आप अचानक रात को उठे और आपको फील हो कि यहाँ पे कुछ साया था लेकिन उसका सर नहीं था, तो वो इंसानों में रहने वाले होते हैं। वो भी इंसानों को नुकसान नहीं देते। उनकी भी जो है ना किस्में लगा लें कि इंसानों की आदतों से वो वाकिफ़ होते हैं, उनके साथ रहने की उनको आदत पड़ चुकी होती है। एक होता है सफ़ेद सा ओला, या एक होता है वो ओला जो आपके पास से गुजरा हो, ठीक है। सफ़ेद जो ओला होता है ना वो बिल्कुल नेक सूरत या नेक नीयत होता है, वो भी नुकसान नहीं देता है। एक होता है बिल्कुल बिल्कुल डार्क से, तो वो नुकसान देने वाला होता है। बाज़ दफ़ा आपको बोने नज़र आते हैं तो वो भी ऐसे ही होते हैं, वो भी मतलब इंसानों के दरमियान रहने वाले होते हैं। इंसानों के दरमियान रहने वालों की ये चंद किस्में मैंने बयान कर दी। फिर उनकी आदतें क्या होती है, उनके अंदर एक खसलत होती है, वो कौन सी होती है, और इंसान में और जिन्नात में 6 और 5 का जो फ़र्क है वो क्या होता है, उसके बारे में भी मैं आपको कुछ दिनों के बाद 1-2 किस्तों में बता दूंगा। मैंने काशी से कहा कि इस जगह में से इनके साथ कोई भी नहीं है, ये तो सारे अपने काम से काम रखने वाले, ये तो आज़ाद हैं, ये तो पहले से रह रहे हैं, इनका ऐसा कोई इशू नहीं है, और ये इतने करीब भी नहीं है, ये बड़ी दूर बैठे हुए हैं। ये तुम्हारी नज़र तो जहाँ तक जाती है ना, बस ये वहाँ से आके बैठे हैं, चूँकि मैं अपनी नज़र से देख रहा हूँ तो मुझे वो वहाँ से नज़र आ रहे हैं। ये अगर लोग पैदल भी जाएँ तो ये वहाँ तक जाने के लिए इनको तकरीबन पौना घंटे का फ़ासला लगेगा, लिहाजा वो इस एरिया से दूर है। ये लड़की किसी और जगह से इसके साथ लग के कुछ आया है। अब वो जब तक हम बैठेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, अब मैं यहाँ से बैठ के नहीं बता सकता। तो उस काशी ने कहा तो उसका क्या तरीका होगा। मैंने कहा वो जब रात को इसके ऊपर दौरा पड़ेगा तो फिर देखेंगे, जब वो आया हुआ होगा तो फिर उसे रोक भी लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो काशी हंसने लगा, कहने लगा यार तेरे ऐसे तो कोई चीज़ भी मसले वाली नहीं हैगी। तो कुत्ता जो मैंने आपको जिक्र किया था कि शुरू में कुत्ता नज़र आया था, वो मुसलसल जो है ना भौंके जा रहा था और उसको मुलाजमों ने बांध दिया था, वो बेचैनी से भौंक रहा था। मैंने कहा यार इसका कुछ बंदोबस्त करो, ठीक है, वरना ये लोग तुम्हें ही पागल समझेंगे कि यार इसके साथ क्या। तो काशी ने कहा कि इसको ज़रा यहाँ से, मुज़ारे को दूर से इशारा करके बुलाया और उससे कहा कि इसको यहाँ से हटा दो, ये परेशान हो रहा है। तो मुज़ारे पहले ही उससे काशी से थोड़ा घबराए हुए थे, वो थोड़ा और घबरा गया और वो उसको कहता ठीक है जी मैं यहाँ से ले जाता हूँ। अब मुझे ये सूरत हाल एक चीज़ की समझ नहीं आ रही थी कि अगर ये लड़की पे एक है तो ये दूसरा बिजली की तरह का जो बता रहे हैं वो कौन सा है, मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहा। तो इस चीज़ के लिए मुझे थोड़ा सा गौर व फिक्र करना था और मैं ये चाह रहा था कि एक दफ़ा लाइव देख लिया जाए, हम साइड पे रहें, जब कोई आएगा तो मैं उसको देखूँगा वो क्या है, फिर उस हिसाब से उसके साथ छेड़खानी करेंगे। मैंने ये बात काशी से भी कह दी। काशी ने कहा कि ठीक है, एक काम करो कि रात होने का इंतज़ार करते हैं। हमें एक कमरा दे दिया गया जहाँ
ज़ाहिर बात है मुझे तो नहीं दिया गया था, काशी को दिया गया था, मैं तो उसके साथ साथ गुमनाम हालत में ही चल रहा था। वहाँ जाके काशी थोड़ी देर के लेट गया। इसी दौरान ज़िम्मेदार के मज़ारों ने हमें दूध इसको मतलब काशी को दूध ला के दिया। तो काशी ने कहा तुमने पीना है? मैंने कहा यार पीने को तो कुछ भी पी सकते हैं, खाने को कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन अभी ये तुम्हारे लिए है तो तुम खाओ, मैं ले लूँगा। तो रात के पहर किस टाइम काशी सो गया था, किसी टाइम उसकी आंख लग गई और मैं मख्फी हालत में उस कमरे में ही रुक गया। तकरीबन वाक़या ही कुछ पहले पहर की बात है, 11-12 बजे के बाद, आधी रात के बाद की बात है कि वही तेज़ तेज़ चलने की और बोलने की और अजीब तरह की हुलुलुलु हुलुलुलु जैसे कोई जंगली कबीला चीखें मार होता है, इस तरह की आवाज़ें आना शुरू हो गई। मैं मख्फी हालत में ही रह के बाहर आ गया और मैंने वहाँ से देखना शुरू कर दिया। वो लड़की वाक़ई 4-5 दरख्तों के दरमियान में जो एक जगह खाली सी थी, जहाँ दिन के टाइम चारपाइयाँ बिछी हुई थी, वहाँ पे कभी इधर जा रही थी, बाल उसने खोले हुए थे और बालों को ज़ोर ज़ोर से हवा में घुमा रही थी। कभी इस तरफ राइट तरफ जाती, कभी लेफ़्ट तरफ जाती। वो आ रही जा रही थी। मैंने मख्फी हालत में ही उसके पीछे देखा तो उसके पीछे वाक़या ही एक असर था। वो जिन्नात तो नहीं थे, क्योंकि जिन्नात होते तो मैं फ़ौरन उनको देख लेता और उनसे बातचीत शुरू कर देता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन वो कुछ स्याह थे। स्याह से मुराद ये थी कि वो भेरू टाइप थे और वो जो है ना उसको डिस्टर्ब कर रहे थे। मैं समझ गया कि इसके ऊपर काले इल्म का वार कर दिया गया। तो मैंने जल्दी से, काशी भी चूँकि तकरीबन जाग चुका था, उसने मुझे पुकारा तो मैं फ़ौरन उसके पास गया। मैंने कहा यार ये तो इस पे कुछ असरात किए गए हैं और इसको तो दबाया गया, इसको पता करना पड़ेगा क्या है। आप मुझे बताओ कि इसका फ़ौरी अमल करना पड़ेगा या इसके घर वालों से बातचीत करनी है। तो उसने कहा कि काशी ने मुझे कहा कि जैसे तुम बेहतर समझते हो वैसे कर लेते हैं। मैंने कहा पहले 1 मिनट इसको छेड़ने में, मुझे अभी वो भी देखने हैं, वो जो लंबी टांगों वाले आ रहे हैं वो क्या चीज़ें हैं। अच्छा, अभी वो चूँकि वो ये कर रहे थे और हम उसको देख रहे थे। तकरीबन कुछ थोड़ा टाइम गुज़रा होगा, कोई पौना घंटा या 1 घंटा वो इसी तरह कर रही थी और उसके घर वाले जो है ना वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो अचानक एक तरफ से मुझे वो नज़र आना शुरू हो गए कि वो दूर से आ रहे हैं। तो मैंने कहा ये क्या है? ये वाकई वो एक कबीला था, वो वाकई वो जिन्नात थे। तो वो आ रहे थे, तो उनके आने से जो है ना एक अजीब सी, ज़ाहिर बात है इंसान तो इन चीज़ों को नहीं समझते, और एक अजीब सी कैफियत हो रही थी कि ये इधर यहाँ पे क्या करने आ रहे हैं। तो खैर थोड़ी देर में वो लड़की को पकड़ कमरे में ले गए और वो आए और उन्होंने 2-3 राउंड लगाए, पूरे डेरे की ओर चले गए। उनकी वजह से जानवर थोड़ा सा डिस्टर्ब होना शुरू हो गए। कुत्ते ने बुरी तरह भौंकना शुरू कर दिया, हालांकि कुत्ते को उन्होंने पिंजरे में बंद किया हुआ था। मैं और काशी कमरे में आ गए। काशी ने कहा कि हाँ क्या सूरत हाल है। मैंने काशी से कहा कि यार ये इसके ऊपर काला किया गया है और इसको जो है ना इसकी कोई शादी मादी का चक्कर है, इनसे पूछ लो, उसको उड़ाने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको तो हम उड़ा देंगे, ठीक है। पीछे जो आए हैं ये जहाँ से काला वार करता है ना, रात के इस पर बैठ के जाप करता है, कोई पढ़ाई कर रहा है, इसके ऊपर वजीफे कर रहा है। तो जैसे ही वो मतलब जंतर मंतर कर रहा है, तो जैसे ही वो पढ़ाई शुरू करते हैं तो इस लड़की की कैफियत के ऊपर ये इसको हावी कर लड़की पर हावी होने के लिए ये आ जाता है। तो ये लड़की को जब इधर आके छेड़ता है तो इन जहाँ से ये गुजर के आते हैं वहाँ रास्ते में एक बसेरा है जिन्नात के किसी कबीले का। तो वो जो है ना इसके पीछे पीछे आ जाते हैं कि यार कहीं हमें तो नहीं ये वो डिस्टर्ब करने के लिए आ रहा। तो वो इसको आके चेक करना शुरू कर देते हैं। तो उस वजह से जो है ना यहाँ पे पूरा माहौल ख़राब हुआ हुआ है। तो सबसे पहले तो जो है ना इनका हिसाब किताब करना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो जब ये हटेंगे तो वो खुद ही हट जाएंगे। मेरी इस बात के ऊपर काशी ने लंबी सी सांस ली, कहता हाँ ठीक है, फिर अब क्या करना पड़ेगा। मैंने कहा बस अब रात होने का इंतज़ार करना पड़ेगा, जैसे ही वो आएगा इसको यहाँ से उड़ाएंगे और इसके भेजने वाले को वहाँ से उड़ाएंगे और ये जो पीछे पीछे इनके आ रहे हैं उनके साथ बातचीत कर लेंगे कि भाई डोंट टेक टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम बचा लेंगे आपको। चलते हैं कहानी के 31वें हिस्से की तरफ।